हमारा मकसद है जो हमारी मातृभाषा, जो हमारी मूल भाषा है, जो हमारी प्राकृतिक भाषा है। जब हमने पहली बार माँ बोला था तो माँ में ममत्व था। माँ जब बेटा बोलती है तो एक अलग ही ममत्व महसूस होता है, एक मातृत्व की भावना आती है। उस भाषा से जुड़ने का मकसद है जिस भाषा से हमारे मूल, हमारी आत्मा, हमारी चेतना जुड़ी है। हम सभी जानते हैं कि भारत के कई हिस्सों में अन्य अन्य भाषाएं बोली जाती है, लेकिन प्रमुख भाषा के तौर पे हिंदी का एक अलग ही स्थान है। और शायद हिंदुस्तान या भारत की धरती को हिंदी की वजह से एक अलग पहचान मिली है। हम सभी जानते हैं यह वो भाषा है जिसमें हम बहुत सादगी के साथ, बहुत विनम्रता के साथ अपने जीवन की सारी मूलभूत आवश्यकताओं को एवं जो भी हमारे मन में भावनाएं उठती हैं उनको हम व्यक्त कर पाते हैं। बच्चों, भाग 2 में प्रथम जो अध्याय है वहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा को उल्लेखित किया गया है। जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इस चैप्टर के इस अध्याय के लेखक हैं और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमारे समाज में ये जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन किया गया है। यानी एक व्यक्ति जन्म लेता है, जिस जाति में जन्म लेता है, अगर उसकी रुचि हो या ना हो, हर स्थिति में उसके सामने ये प्रस्ताव और इस तरह की परिस्थितियां खड़ी कर दी जाती हैं कि वह न चाहते हुए भी अपनी रुचि, अभिरुचि या अरुचि को नज़रअंदाज करते हुए उसे उस काम को करना पड़ता है। उनका कटाक्ष उस समाज पर भी है जो समाज किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर, उसके मजबूरी के आधार पर, उसके कम पैसे के आधार पर, उसकी बेरोजगारी के आधार पर उसे उस काम में ढकेल देता है जो काम कहीं ना कहीं वह नहीं करना चाहता है। तो आप गद्य खंड में प्रथम अध्याय भीमराव अंबेडकर साहब की लिखी गई श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध के रूप में है, इसे आप पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि 14 अप्रैल 1891 के दिन ये वो ऐतिहासिक क्षण था, ये वो ऐतिहासिक दिन था, ये वो ऐतिहासिक दिवस था जिस दिन बाबा साहब ने धरती पर जन्म लिया। हम उन्हें अवतार भी कह सकते हैं क्योंकि समाज के उन लोगों को जिन्हें वंचित या अछूत कहा जाता था, जिन्हें समाज के मुख्य धारा में या मूल धारा में शामिल नहीं किया जाता था, ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी आवाज बन करके बाबा साहब उठे। बाबा साहब ने बताया कि कर्म प्रधान होना चाहिए, धर्म प्रधान नहीं होना चाहिए। अगर किसी का कर्म प्रधान है तो उस व्यक्ति को वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। और आपने सुना भी होगा कि किसी मूवी में आपने एक डायलॉग सुना है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। यानी कि हकदार का मतलब जो उस गुण से ओतप्रोत है, उस गुण से वह पूरी तरह से परिचित है और वह गुणी व्यक्ति है, उसे समाज में इन जाति प्रथा को नजरअंदाज करते हुए, कर्म प्रधान देश को मानते हुए उसे उस कर्म में, उस जगह पे उसको स्थान मिलनी चाहिए। एक दलित परिवार में मध्य प्रदेश के महू गांव में जब इनका जन्म होता है तो समाज की बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, इन्होंने जन्म से ही देखा। विद्यालय न जा पाना इनके उस जीवन का ही एक हिस्सा था कि इन्हें विद्यालय में नहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि वह विद्यालय एक बहुत बड़े समाज, बहुत बड़ी जाति के द्वारा संचालित था और वहां के विद्यालय पे इन्हें अछूत मान करके विद्यालय के अंदर जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के आप टैलेंट को नहीं दबा सकते हैं, किसी की योग्यता को नहीं दबा सकते हैं, किसी के गुण को नहीं दबा सकते हैं। यह चीज नैसर्गिक होती है, यह प्राकृतिक होती है और यह व्यक्ति के कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो त्याग और बलिदान है उसको भी दिखाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सारे अपने शौक और सारी चीज़ों को त्याग कर दे और उसका लक्ष्य बन जाए कि हमें कुछ बनना है, तो समाज के चाहे कितने भी बड़े मुसीबत उसके सामने आए, समय कितना भी बड़ा उसके सामने में रोड़ा खड़ा कर दे, उन सभी चट्टानों को लात से मार करके वह आगे बढ़ जाता है। जैसा कि आपने कविता का एक लाइन सुना भी है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता, पत्थर पानी बन जाता है। इसका बेहतरीन परिणाम और इसकी एक व्यक्तिगत जो कहानी है वह कहीं ना कहीं हम सभी ने जानी, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में ही, हमारे बिहार में ही दशरथ मांझी जी ने पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। सालों अपनी ज़िंदगी के दे दिए, उनकी पत्नी की मौत ना होती और वो जिद ना होती कि जिस पहाड़ की वजह से हमारे साथ ये दिक्कतें आई, मैं इस पहाड़ को ही काट दूंगा कि भविष्य में दोबारा कोई मेरी पत्नी की तरह उसका इलाज के अभाव में निधन ना हो। ऐसे ही समाज में जब इनका जन्म होता है महू में, मध्य प्रदेश में, उस समय में यह विद्यालय से वंचित हो जाते हैं, इनके परिवार
को खाना पीना, यहाँ तक कि कुएं से पानी लेना, और वह तमाम चीज़ों को इनको वंचित कर दिया जाता था। बचपन से ही इनके अंदर एक आग थी कि एक न एक दिन मैं जीवन में शिक्षित होकर के कुछ बन करके इन कुरीतियों से बाहर अपने समाज को निकालूंगा। और यह अध्याय, यह निबंध आपको उस तरफ भी रोशनी डालेगा जहाँ पे आप इनके जीवन की उस सोच से परिचित होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ही उम्दा, बेहतरीन और शानदार कह सकते हैं कहानी से हम सब जुड़ने जा रहे हैं, और हम सब मिल करके इस कहानी को और भी रोचक बनाएंगे जब हम लोग इससे इंटरेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? तो वह था 1891, और वह दिन था 14 अप्रैल, जैसा कि आप देख रहे हैं, और महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति की पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, यानी कि अपने समय के एक बेस्ट स्कॉलर माने जाते थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी कि जब इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ले ली तो बड़ौदा नरेश का मतलब हुआ बड़ौदा के उस समय के जो महाराज थे, राजा थे, उनके प्रोत्साहन पे उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। यानी कि कहीं ना कहीं जो है एक राजा द्वारा सम्मानित होकर के अपने प्राथमिक शिक्षा के बाद यह ब्रिटेन जैसी जगह, लंदन जैसी जगह और अमेरिका जैसी जगह पर जाकर के इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। यह सिद्ध करता है कि इंसान के इरादे बड़े हों तो बहुत कुछ जीवन में हासिल किया जा सकता है। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अन्य मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। अब इससे आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे। सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी ही नहीं, संस्कृत में भी इनकी पकड़, और मराठी तो इनकी क्षेत्रीय भाषा थी, इनकी राजकीय भाषा थी, जो इनके राज्य की भाषा थी वो तो था ही था। इसके साथ सब मिलाकर के वे ऐतिहासिक, मीमांसक, विवेकता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर के उभरे। आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए अर्थशास्त्री भी यूज किया जा रहा है, एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, समाज का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छे मतलब समाज को जोड़ करके चलने की मुख्य धारा में कैसे लोगों को मिलाया जाए इसका भी ज्ञान इनके पास था। ये बहुत ही प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे और धर्म दर्शन पे इनका अपना ही एक अलग महत्व था। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी हमारे देश में इन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए, समाज और राजनीति में इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। और इन्होंने अछूतों, यहाँ पर आप एक लाइन देख सकते हैं, अछूतों लिखा गया, अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। यानी कि वो लोग जिन्हें अनटचेबल कहा गया, यानी अछूत कहा गया, उस समय की स्त्रियां और मजदूर को मानवीय अधिकार, यानी कि आप तो कहानियों में या फिल्मों में आप लोगों ने पहले भी देखा है कि पहले के मजदूरों को बड़ी जाति में लोग ऐसा कहते हैं, हम सब भी उस कहानी से परिचय होते हैं कि लोगों को बिना मजदूरी दिए महीनों तक, सालों तक काम कराया जाता था और चाबुक से पीटा जाता था अगर वह समय पर ना आए। यहाँ तक कि उनके मेहनत का अनाज तक उनसे छीन लिया जाता था, जो वो अनाज उनके कहीं ना कहीं परिवार के गुजर बसर का एकमात्र साधन होता था। उनके चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक रहे। उनके चिंतन, यानी कि चिंता और चिंतन में फर्क होता है, जिसे हम लोग कहीं ना कहीं इंट्रास्पेक्शन कहते हैं, अर्थात अंदर से किसी चीज का भाव आना और उस पर गहन अध्ययन करना, उसको समझना ही चिंतन होता है। साथ ही साथ रचनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। इतने क्रिएटिव माइंड के वो थे कि किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ करके समाज में उनको दिखाने की उनकी अपनी एक अलग ही कला थी। और इस चीज के उनके प्रेरक थे बुद्ध, यानी भगवान बुद्ध, कबीर जी जिनके दोहे हम पढ़ते हैं, और ज्योतिबा फूले। इन 3 लोगों से वो बहुत ही प्रेरित थे। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये संविधान ही है कि आज हम यहाँ खड़े हैं, ये संविधान ही है कि आप मोबाइल देख पा रहे हैं, घर पे टीवी देख पा रहे हैं और आज़ादी से जी रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए अधिकार मिला। आज ये संविधान ही है कि आप भारत के किसी भी कोने में जा करके रोजी रोजगार कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये संविधान ही है जो हम आम आदमी के हितों की रक्षा होती है
ये हमारे सुरक्षा का अधिकार, महिलाओं के सुरक्षा का अधिकार, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये संविधान ही हमें दिलाता है। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली के में बाबा साहब का निधन हो गया। 1956 के दिसंबर के महीने में उनका निधन हो गया था। यहाँ तक उनके सफर को आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति महू गांव में मध्य प्रदेश में 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब जन्म लेता है तो किसी को नहीं मालूम होता है, यहाँ तक उनके परिवार को और समाज को भी नहीं मालूम होता है कि आने वाले समय में ये भगवान की तरह पूजा जाएगा और एक विशेष वर्ग इनको अपने हितों की रक्षा के लिए मसीहा के नाम से भी जानेगा। कोई नहीं जानता था कि बाबा साहब के जीवन में इतने चमत्कारिक क्षण आएंगे और इसके पीछे उनके मुख्य प्रेरक भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे, जिनसे इंस्पायर होकर के, जिनसे ये कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के इन्होंने आम आदमी और ऐसे दलित परिवार, ऐसे अछूत परिवार, ऐसी महिलाएं और ऐसे मजदूर जिनको इन्होंने उनका हक दिलाने का काम किया। संविधान में बड़ी मजबूती से किसी भी व्यक्ति के हित के अधिकार की रक्षा के लिए एक अलग से कॉलम बनाया। और साथ ही साथ जब दिसंबर के महीने में जब इनका निधन हुआ 1956 में, उस समय पूरे देश के लिए, एक समाज के लिए यह किसी पारिवारिक व्यक्ति के निधन से कम नहीं था, ये एक राष्ट्रीय शोक था, जहाँ पे राष्ट्र का इतना अनमोल नगीना, हमारे संविधान का रचयिता हमारे बीच नहीं रहा और आम आदमी और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इस बात का कौतूहल और कोलाहल मच गया कि अब बाबा साहब नहीं रहे, अब हमारे संविधान की रक्षा कौन करेगा। लेकिन आप जानते ही हैं कि संविधान से देश चलता है, देश से संविधान नहीं चलता है। संविधान के जरिए ये चले तो गए, लेकिन इनकी आवाज़ और लिखी गई हर एक लाइन अक्षरशः आज भी समाज में पालन होती है और जो वंचित समाज है उनके हितों की रक्षा के लिए आज भी हमारी सरकारें विशेष तरह से आरक्षण देने का प्रावधान रखती हैं, ताकि उस समाज का व्यक्ति जब पढ़े तो उसे मालूम हो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए विशिष्ट तरीके से सरकार की एक पूर्णतः नियोजन की एक योजना है जिसमें हम नियोजित हो जाएंगे। बाबा साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, जिनमें उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण है द कास्ट इन इंडिया, अर्थात पहले ही किताब द कास्ट इन इंडिया इनके उस सोच को दर्शाता है जहां पे इन्होंने भारत के सभी जाति का उल्लेख किया, कर्म के आधार पे और धर्म के आधार से समाज को कैसे बांटा गया इस किताब में इन्होंने उल्लेख किया। दूसरी, देयर मैकेनिज्म, अब यहाँ पर उन्होंने एक कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हुए इस किताब में समाज की कार्यशैली पर उन्होंने बात रखी। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर उन्होंने अपनी किताब में जो एक मूल कहते हैं ना कि जेनेसिस जो होता है ये कहीं ना कहीं पूर्वजों से कोई व्यक्ति निकला है, उनके पूर्वज कोई और थे और धीरे धीरे जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे और वंचित समाज के लोग थे, किस तरह से उनका डेवलपमेंट हुआ इस किताब में उसका जिक्र किया गया। अनटचेबल में इन्होंने सीधे तौर पे अछूतों की बात कही और उस समाज की बात की जो समाज हमारे सामने में अछूत बन करके खड़ा था। हु आर दे, हु आर शूद्राज, शूद्र शब्द से इन्होंने एक किताब लिखा, हु आर शूद्राज, यानी कि ये शूद्राज कौन है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, भगवान की सोच पर इन्होंने न जाने ऐसी कितनी किताबों का आप नाम आपके सामने है, बहुत सारी हैं, कहते कहते हम थक जाएंगे। और इस प्रकार से कहते हैं कि इनकी रचनाएं बहुत ही मशहूर रहीं और बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय जो है 21 खंडों में अभी तक प्रकाशित हो चुका है। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यानी कि ललई सिंह यादव जी द्वारा हिंदी रूपांतर करके यह निबंध आपके सामने लाया गया है और इसको हम सभी लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। कहते यह भाषण जाति पाति के तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। कहते हैं यह भाषण बाबा साहब के लिए 1936 में जो लाहौर में वार्षिक सम्मेलन हो रहा था ये उसके लिए तैयार किया गया, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। क्योंकि इस भाषण का क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव समाज पे पड़ सकता था, इन सब को प्लस माइनस करते हुए, जोड़ तोड़ करते हुए लोगों ने इसको स्थगित कर दिया। वो जानते थे कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर समाज में आ जाएगी तो कहीं एक विशिष्ट वर्ग के लिए बहुत सारी उसके हित और अधिकार की बातों को समाज में ला करके रख दिया जाएगा, इसलिए लोगों ने इसे रोक दिया।
बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। बाद में अपने इसी निबंध को उन्होंने एक इंडिपेंडेंट बुक के रूप में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आलेख में वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पे मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवता और नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों, यानी कि जो पहले से जो जाति प्रथा से रिलेटेड जो सामाजिक आधार बना हुआ है, जो रूढ़ पूर्वाग्रह का अर्थ हो गया, जो एक स्ट्रिक्ट पहले से एक मेंटालिटी बनी हुई है, जो पुराने समय से जो चीजें चली आ रही है, और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ पर एक संवर्धित विविधता का दृष्टिकोण उभार सका। यानी कि लोकतंत्र के लिए यह जाति प्रथा कितना खतरनाक है या कितना नुकसानदायक है, इसके ऊपर भी लोकतंत्र के अधिकार में किस प्रकार से जाति प्रथा कहीं ना कहीं एक कुरीति के रूप में है, इस पर भी इनकी पूरी प्रकाश थी, पूरा रोशनी था। बच्चों, कहानी तो बहुत सिंपल है, लेकिन इस कहानी का अर्थ बहुत बड़ा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो टाइटल है, जो मुख्य बिंदु है, उसका सबसे बड़ा आधार है कि श्रम का विभाजन, यानी कि लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कौन क्या काम करेगा, और जाति को उससे जोड़कर देखा गया। यानी कि अलग अलग जाति, जो जिस जात में जन्मी है, अगर कोई कुम्हार है तो वो मिट्टी बनाने के बर्तन का ही काम करेगा, भले ही उसका लड़का इंजीनियर बनना चाहता हो। समाज उसे उस दलदल में ढकेल देता था जहां पे उसके पूर्वज काम करते आए थे, और कहीं ना कहीं ये जाति प्रथा उसके उस रुचि को मार देता था जो समाज के लिए पहले से ही उसके अंदर में बना था, कि मैं एक दिन शिक्षित होकर के समाज में इन चीजों को पहले से ज्यादा व्यवस्थित कर दूंगा। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बाबा साहब पहले ही लाइन में कहते हैं कि ये विडंबना नहीं तो क्या है, ये दुख की बात नहीं तो क्या है, ये आश्चर्य की बात नहीं तो क्या है कि इस समाज में, इस युग में, जहां पर जहाज उड़ने लगे हैं, ट्रेन चलने लगा है, मशीनें आ गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, इस समाज में भी अभी भी कुछ लोग हैं जो जाति को पोषित करते हैं। यानी कि बड़ी जाति के हैं तो छोटी जाति के व्यक्ति को मुख्य धारा में किसी भी तरह से शामिल न होने दिया जाए, इसका भरसक प्रयास किया जाता है। मैं आपके सामने कहानी व्यक्त करते वक्त मैं खुद एक बड़ी जाति का व्यक्ति हूं। मैं अपने भी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं राजपूत समाज से आता हूं, लेकिन मैं बचपन से जो मेरे पिता ने मुझे संस्कार दिया, उन संस्कारों में जाति प्रथा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं थी। मेरे पिता ने हमेशा कहा कि हम लोग एक फौज में एक पुलिस वाले आदमी है जहाँ पे सारी जाति एक साथ मिल करके समाज के बेहतरीन सुरक्षा के लिए और बेहतरी के लिए काम करती है। बेटा, ये सब चीज़ें समाज में एक कुष्ठ रोग की तरह है बेटा, इससे दूर रहना। और हमेशा याद रखना कि ऊपर वाला जब किसी को बना के भेजता है तो एक जैसा बना करके भेजता है। यहाँ पर लोग और समाज उसे उस जात के नाम पर तंग करते हैं। बेटा, जितना हो सके इस बीमारी से दूर रहना, इस मानसिक बीमारी से दूर रहना कि अगर कोई छोटी जाति का है तो उसकी सोच भी छोटी होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए बचपन में ही मुझे पापा ऐसे कुछ महापुरुषों की कहानी बताते थे, और साथ ही साथ वो हमें ये भी बताते कि हमारे पूर्वजों ने कभी इस तरह का अत्याचार नहीं किया। गांव के गांव बसाए गए सिर्फ इसलिए कि वो बेचारे बेघर कहाँ जाएंगे, उन्हें अगर शिक्षा नहीं मिला तो कल उनकी पीढ़ियों का क्या होगा। तो हम लोग कुल मिलाकर के वैसे समाज से आते हैं जो बड़ी जाति के हो करके भी ऐसी चीज़ों का खंडन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, अगर वो छोटी जाति में जन्मा है तो उसे शिक्षा नहीं लेने देना, उसे पानी नहीं पीने देना, उसके घर बारात में कोई घोड़े पे बैठ के ना आए, उसके यहाँ शहनाई ना बजे, उसके यहाँ बैंड बाजा ना बजे। ऐसी गंदी चीजें, ऐसी घटिया सोच के साथ हम लोगों का कभी भी पालन पोषण नहीं हुआ। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अर्थात कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कुछ लोग जात से इसको जोड़ के देखते हैं कि चूंकि उस जात में जन्मा आदमी, उसकी पीढ़ियों से, उसके कई पीढ़ियों ने यह काम को किया है, और कहीं ना कहीं श्रम विभाजन का एक आधार जाति भी है, तो उन लोगों ने हमेशा से जाति को आगे रख करके श्रम विभाजन जात के आधार पर करने वाली चीज़ों का वकालत किया कि अगर यह सुनार है तो सोने का काम पीढ़ियों से हुआ, आभूषण का काम पीढ़ियों से हुआ है, तो उम्मीद है इसकी अगली पीढ़ी भी उतनी ही अच्छी स्वर्णकार होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
ऐसा अगर होता तो हमारे समाज में जिस जात के जो लोग हैं वही होते। आज हमारे समाज में यूपीएससी निकाल करके, आईआईटी निकाल करके, मेडिकल निकाल करके, एयरफोर्स की तमाम बड़े एग्जाम्स को निकाल करके बड़े बड़े पदों पे बैठे ऐसे लोग हैं जो समाज में कभी इस दलदल से निकले हैं, कभी उनका भी परिवार इस जाति कुप्रथा का शिकार था। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। यानी कि अब इसको ऐसे समझिए कि अगर एक बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग में अगर 4 मजदूर हैं, उनमें से एक जो है बहुत निचली जाति का है और उसी में कोई एक अगड़ी जाति का है, तो श्रम विभाजन में इस बात को भी ध्यान दिया जाता था कि वो जो अगड़ी जाति का मजदूर था वो पिछड़ी जाति के व्यक्ति से ज़्यादा काम लेता था। उसके जात की दुहाई दे करके, उसके समाज की दुहाई दे करके, उसके हालात की दुहाई दे करके हर बार उसे यह एहसास कराया जाता था कि ठीक है, काम तो हम यही कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, लेकिन हम दोनों की जात में और समाज में बहुत बड़ा अंतर है। अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मैं अपने समाज में पानी नहीं पी पाऊंगा, जबकि तुम्हारा समाज इस चीज के लिए जाना जाता है। आगे मुझे लगता है कि बच्चे लोग, जितने लोग ऑनलाइन होंगे, हिंदी का ये रूप देख करके थोड़ा सा विडंबना में होंगे कि आज हम अपने सर को किस रूप में देख रहे हैं और सर ने मन में अपनी कितनी बातें छिपाई हुई हैं। बाबा साहब को कितना गहराई से सर ने पढ़ा है। तो बाबा साहब को पढ़ने के पीछे का बच्चों सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही था कि शुरुआती दौर में जब हम लोग अपने प्रारंभिक शिक्षा के स्टेज में थे और जब फॉर्म के लिए ज़्यादा पैसे देते थे और हमारे ही दोस्त कुछ ऐसे थे जो निचली जाति से आते थे, जब उनका पैसा नहीं लगता था तो हम लोगों को लगता था कि ये हम लोगों के साथ गलत हुआ। बिना इतिहास को जाने, बिना उनके पिछले समय जो उनके ऊपर बीता है उसको जाने, मैं कहीं ना कहीं अपने मन में एक बात बैठा लिया था कि पापा गलत कहते हैं, ये लोग हम लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। हम लोगों के पास पैसे नहीं है फॉर्म भरने के लिए तो हम लोग फॉर्म नहीं भर पाते, इनके पास पैसे नहीं है तो भी ये फॉर्म भर पाते हैं, यानी कि ये उस नौकरी के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे मित्र मंडली में हमारे कुछ दोस्तों ने बोला कि एक बार कहीं ना कहीं आपको जानना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या था, या हमारे जो पिछली पीढ़ियां थी वो किन यातनाओं से गुजरी हैं, किस कष्ट से गुजरी है। इसको जानने के बाद शायद सुमित बाबू आपकी मानसिकता बदल जाए। तब मैंने बाबा साहब को थोड़ा पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उस समय में हम लोगों के पास आज की तरह लाइब्रेरी, गूगल, जेमिनी, चैट जीपीटी नहीं हुआ करता था। तो संसाधनों की कमी में मुझे जितना ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें एक चीज़ तो जरूर एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं वो हमारे ही समाज के कुछ लोग, हमारी ही जाति के कुछ लोग और भी कुछ जाति के लोग, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादी मानसिकता के लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं इनके अधिकारों को मारा। अब ये तो मानवता नहीं है कि आप बड़ी जाति के हैं और कोई गरीब आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है, आप उसको चाबुक से पीटो, उसके घरों से कहीं ना कहीं उसके अनाज को उठा लाओ, उसके घर पर के बर्तन बाहर फेंक दो, उसके बच्चों को स्कूल में घुसने ना दो, प्यास लगने पे उसको पानी ना पीने दो। इन सब चीज़ों को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार एक पीढ़ी अगर करके गई है तो भुगतना दूसरी पीढ़ी को तो पड़ेगा ही। और बाबा साहब को शायद ये पता था कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आज अगर मैं संविधान नहीं अगर उसकी रचना करूँगा तो आने वाले समय में ये लोग और दब जाएंगे। तो उन्होंने जो भी किया ठीक ही है। और मैं बहरहाल इस वकालत को न करते हुए इस चैप्टर के उस मूल धारा से आपको बार बार जोड़ रहा हूँ कि श्रम विभाजन का कहीं से भी ताल्लुकात जो है जाति से नहीं है। अगर एक दुबला पतला मजदूर बीमार है और वो छोटी जाति का है और वो 10 महले पे जा करके काम नहीं कर सकता है और फिर भी इस आधार पे उसको बिल्डिंग से लटका दिया जाए कि वो छोटी जाति में जन्मा है, ये अमानवीय स्वभाव है। तो मैं कहीं ना कहीं इसकी वकालत नहीं करता और मैं मानता हूं कि ऐसी चीजें समाज में गलत थी। आगे हम लोग इससे जुड़ते हैं। तो यहां पर कहा गया कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अस्वाभाविक विभाजन को मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि एक व्यक्ति के कार्य की एक क्षमता होती है, चाहे वो किसी जात का हो। ऐसा नहीं है कि आप उसको 24 घंटे काम कराएंगे सिर्फ इस आधार पर कि वो उस जाति में जन्मा है, वो उसका एक्सपर्ट है या उस तरह की चीज़ों में उसकी दक्षता है, तो आप उसको दिन भर लगाए रहेंगे तो मानव है कहीं ना कहीं उसके अंदर में ये भी एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उसके मन में एक कुंठा पैदा कर देगा। वो मन से कुंठित हो जाएगा और समाज से कहीं ना कहीं वह अपने आप को दूर कर लेगा कि सिर्फ इसलिए कि मैं इस जाति में जन्मा हूँ मेरा शोषण होता है। तो समाज को कहीं ना कहीं मिल करके एक दूसरे के साथ इस तरह की चीज़ों से
बचना चाहिए। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। बाबा साहब जब दुनिया के तमाम देशों में घूमे तो उन्होंने देखा कि इस तरह का लेबर डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह का कास्टिज्म दुनिया के अन्य कंट्रीज में नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जब श्रम विभाजन होता है तो कहीं ना कहीं जाति को ऊपर रख करके और लोगों की रुचि और अभिरुचि और अरुचि को न जानते हुए उन्हें ज़बरदस्ती उस फील्ड में ढकेल देना, उस मैदान में ढकेल देना जहाँ पे उनका मन, उनकी आत्मा और उनके अंदर की जो हुनर है वह उसको प्रस्तुत नहीं कर पाती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यदि मान लीजिए कि जात को ही हम लोग लेबर डिस्ट्रीब्यूशन मान ले, तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब मैं हूं बरसों पहले हमारे पूर्वज तलवार चलाते थे, घोड़े पे बैठते थे। अब मुझे घोड़े से डर लगता है, तलवार से डर लगता है। अब मुझे कोई कहे कि तुम राजपूत हो इसलिए तुम्हें तलवार हाथ में ले करके बड़ी बड़ी, मुझे तो बड़ी हो ही गई है बच्चों, इस पर आप हंस सकते हैं, मुझ तो मैंने बड़ी रख ली है, लेकिन जबरदस्ती घोड़े से तो मुझे डर लगता है, क्योंकि एक बार घोड़े बैठे थे, घोड़ा पटक दिया था। तो हमारे दिमाग में अगर वह इमेज नहीं बन पा रही है मेरी जात की, तो इसमें मेरी गलती क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं आप जो चीजें हमारे सामने रख रहे हैं उसमें मेरी रुचि भी तो जानो कि मैं वो करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता हूं। अगर 4 पीढ़ी खाना बनाई और 5वीं पीढ़ी को खाना बनाना नहीं आता है और उसको खाना ही आता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसके किसी अन्य साइड को भी तो समाज को देखना ही चाहिए। आगे, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, यानी कि कुशल किसी भी व्यक्ति को किसी भी फील्ड में एकदम उसको सॉलिड कुशलता उसकी प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं यह जरूरी है कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें। मान लीजिए कि अगर मुझे टीचिंग करना है तो सबसे पहले हमारे समाज में ये चीज होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति टीचर बनना चाह रहा है तो उसके अंदर की पोटेंशियल क्षमता को इतना बढ़ा दिया जाए, उसको इतना योग्य कर दिया जाए, उसको इतनी दक्षता बढ़ा दी जाए कि उस व्यक्ति को उस काम में अपने तरीके से उस पेशे का चुनाव कर सके। अगर मुझे बहुत अच्छे से अगर पेंटिंग करना सिखा दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से मेरा जो रुचि होगा या मेरा जो काम करने का तरीका होगा वह कहीं ना कहीं पेंटिंग में जाएगा। यानी कि व्यक्ति को पहले कौशलता देना, उसको पहले उस कार्य कुशल बनाना, उस लायक बनाना कि जब श्रम विभाजन हो तो वह व्यक्ति खुशी खुशी उस चीज को स्वीकार करे कि हाँ ये मेरी रुचि का है, न कि जाति के आधार पर उसे आए या ना आए कि तुम्हारा बाप दादा भी तो यही करता था, तुम्हारा बाप दादा भी तो जूता बनाता था, तो बनाओ बैठ के जूता। अब वह लड़का अगर पढ़ा लिखा है, समाज में उसको अगर 2-4 अक्षर आ रहा है, वो चाह रहा है कि देश में जा करके हमारे न्यायालय में बैठ करके वकील बने, जज बने, पुलिस में जा करके सेवा करे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि उसके बाप दादाओं ने जो किया है वो भी करे। इसी चीज पर बार बार बाबा साहब की एक कहीं ना कहीं कटाक्ष या चोट थी उनके अंदर में, जो उन्होंने कटाक्ष के जरिए समाज को जगाने का कोशिश किया कि किसी व्यक्ति को उसके जात के आधार पर इस तरह से न मजबूर कर दो कि वो अपनी रुचि और अरुचि के बीच का फर्क ही भूल जाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है वो देखिए। इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, यानी कि क्या उसकी ट्रेनिंग है, क्या उसने सीखा है, क्या उसको आता है, ये सब भूल करके दूसरे दृष्टिकोण में, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी उसके माता पिता समाज में किस स्थान पे खड़े हैं पहले से ही, अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि फलाना तुम जब तुम्हारा बेटा जन्मेगा ना तो तुमसे बढ़िया बेड बनाएगा, क्योंकि तुम बड़े ही हो। तो मतलब लगता है कि गर्भ में ही वो ट्रेनिंग ले करके आ रहा है और उस आधार पे उसको मतलब जन्म ले, 5-6 साल 10 साल की उम्र का हो तो उसके हाथ में एक आरी पकड़ा दो, लकड़ी काटने लगे, बेशक उसको आरी पकड़ना न आए। तो बाबा साहब इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं श्रम विभाजन को आप इस तरह से रखिए कि किसी भी व्यक्ति की उसमें रुचि हो, क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति का बेस्ट ले पाते हैं, उसका सबसे अच्छा हिस्सा ले पाते हैं। जैसे अगर मुझे गाना गाना पसंद है और मुझे माइक मिल जाए और म्यूजिशियन मिल जाए तो मैं दिन भर गाने में मुझे थकान नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे रुचि का हिस्सा है, न कि मेरे माता पिता गवैया न भी हैं और वह टैलेंट अगर मेरे अंदर में, वह गुण मेरे अंदर है तो मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगा, बहुत अच्छे से उस चीज को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेरी रुचि का हिस्सा है।
जाति और पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण, यानी कि जाति और पेशा यानी कि वर्ग का दोषपूर्ण निर्धारण, पूर्व निर्धारण यानी पहले से ही जो निर्धारित हो ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। अब आप जैसे समाज में कोई सुनार के घर में जन्मा, अब उसको बचपन से उसके दिमाग में बैठा दिया गया कि आज नहीं तो कल तुम भी सोना चांदी का आभूषण बनाओगे, क्योंकि बाप दादा के समय से तुम लोग यही करते आए हो, तो उसके दिमाग में भर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं उस कुंठा में वह शिक्षा से और अन्य चीज़ों से वंचित रह जाएगा और उसके मन में हमेशा ये रहेगा कि यार ये काम के लिए तो मैं नहीं बना हूं, फिर भी ये समाज मुझे पता नहीं क्यों उधर ढकेल रहा है जहां पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि और आपको लगता होगा अभी इसी चैप्टर में मैंने आपको समझाया कि जाति प्रथा के कारण समाज से उनको जो वंचित किया गया, उन वंचित लोगों के पास एक मोबाइल तो जरूर होगा। सो आप दोस्तों से मेरा यह नम्र निवेदन है कि जहां तक आप जिन लोगों को जानते हैं जिनके पास एक मोबाइल है और ये आवाज पहुंच सकती है, ये अंदाज पहुंच सकता है और विषय को पढ़ाने का जुनून पहुंच सकता है, मिल करके कहते हैं ना कि आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, किसी के घर में नहीं दिलों में, कि वो जुड़ जाए और हमारे चैनल को उस मुकाम पे पहुंचाएं कि लोग इतिहास में, शिक्षा के टॉप 10 वेबसाइट्स में, दुनिया में इसको जाने। और ये बिहार ही कर सकता है। जब बिहार अपने आप पर आता है तो किसी को भी विश्व गुरु बना देता है। हम लोग तो छोटे से गुरु हैं। प्रयास है कि आप लोग हमारे लिए जो भी होगा अपने तरफ से ढेर सारा प्यार लुटाएंगे। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने ये कहीं ना कहीं देखा कि जीवन भर के लिए जब एक व्यक्ति को उसके पेशे में जात के आधार पर बांध दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी अरुचि जो है वो उसको उस चीज के साथ मतलब सहजता पूर्वक जीने नहीं देती। वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाता है कि यार ये काम कहीं मन नहीं लगता है, करूं तो करूं क्या। अब एक गायक को आप नृत्य नहीं करा सकते हैं, सिर्फ इस आधार पे कि उसके पूर्वज नृत्य करते थे, आप उसको नचा नहीं सकते हैं। यहाँ पर बाबा साहब ने इस चीज का उल्लेख किया है कि कहीं ना कहीं आधुनिक समाज को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ जाति ही एक आधार नहीं है, बल्कि उसका कौशल, उसकी दक्षता भी एक आधार है किसी व्यक्ति को किसी चीज से जोड़े रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अभी तक मैं आपको इस विषय हिंदी में इस जो गद्य है इसके बेसिक से, इसके मूलभूत चीजों से, इसके मूल आत्मा से जोड़ने की मैंने एक कोशिश की, जहां मैंने बाबा साहब के जीवन के संघर्ष, उनके उद्गम और उनके बाद उनका देवासन अर्थात उनके मृत्यु तक, और इस बीच में उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी जो समाज के लिए आज उनको बाबा साहब बना देती है। उनकी जयंती मनाया जाता है, कुछ लोगों के लिए वो देवता की तरह हैं और कुछ लोग अपने घर के आगे जिस तरह से एक समाज जो है देवी देवता की मूर्ति को रखता है, बाबा साहब की मूर्ति को उसी सम्मान से रखता है, बड़े प्यार से रखता है। क्योंकि जब वो लोग किसी कुएं के पास जाते थे तो उस कुएं को ब्लॉक कर दिया जाता था। जब उनके पूर्वज उनको ये कहानी सुनाते हैं और फिर बताते हैं कि बाबा साहब के आने के बाद हमारे जीवन में कितना बदलाव हुआ, आज हम समाज की मुख्य धारा में शामिल होने लायक हो गए। संविधान इस चीज़ का हम लोगों को अब पावर देता है। तो उस संविधान के रचयिता को मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन, और हमारी संस्था की तरफ से बाबा साहब को एक विनम्र श्रद्धांजलि कि आपने समाज को इतना बड़ा दिया कि आज एक व्यक्ति यूपी का होकर के बिहार में भी रोटी कमा रहा है, तो ये शायद आपकी देन है। वरना अगर कहीं राजतंत्र होता तो हम वहां से यहाँ आते तो वीजा लगा करके हमें आना पड़ता, लोगों से प्रताड़ित होना पड़ता। तो ऐसे महान व्यक्ति को हमारी तरफ से एक छोटी सी श्रद्धांजलि। हम छोटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत छोटे हैं। हम लोग यही पूरा जीवन अगर हमारा समाज उनको धन्यवाद दे संविधान की रचना के लिए तो कहीं से भी कम नहीं है। उम्मीद करते हैं कल की क्लास में या नेक्स्ट शेड्यूल्ड क्लास में हम लोग इस कहानी के और मूल चीज़ों से जुड़ेंगे, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि किस प्रकार से सम विभाजन और जाति प्रथा को आगे जा करके किस तरह से इसको सही किया गया, और क्या आज भी हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जो आज भी इस मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि अगर उसकी जाति है मिट्टी का बर्तन बनाने की तो उसकी पीढ़ियां मिट्टी का बर्तन बनाते बनाते मर जानी चाहिए। तो इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए और हम लोगों को इतना सारा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।